वेलकम टू एस के टीम क्लासेज। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी जो सेकेंड ईयर के लिए मैथमेटिक्स में जो आपका पेपर सेकंड होता है, किसका होता है, यूनिट फर्स्ट में हम देखते हैं हमारे पास होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसमें हमारे पास जो प्रथम कोटि एवं जो प्रथम आपके पास घात है उसके अवकल समीकरण चलते हैं। तो उनको हम किस प्रकार से उनका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं वो हम यहाँ पर जनरली देखते हैं। उनका सॉल्यूशन किस प्रकार से, उनका हल किस विधि से, किस मेथड से हम फाइंड करते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है कि हमने फर्स्ट जो लेक्चर था, फर्स्ट जो पार्ट था उसमें डिस्कस किया था, आप उसको रेफ़र कर सकते हो। वहाँ पर हमने डिस्कस किया था जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। क्लियर है। डेफिनेशन के बाद में हमने ऑर्डर और कोटि को पढ़ा था, ठीक है। जो उसकी ऑर्डर मतलब कोटि और डिग्री मतलब जो घात होती है उसको हमने डिस्कस किया था। देन हमने उसके जो मेथड्स हैं, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के मेथड हैं, वो मैंने आपको 6 बताए थे, 6 बताए थे, ठीक है। जिसमें से हमने अभी तक हैं वो डी तक डिस्कस कर लिए हैं, मतलब 4 मेथड हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। देखो मैं आपका इसका रिवीजन करवाऊँ तो जो फर्स्ट मेथड हमने डिस्कस किया था वो कौन सा था, चरों के पृथक्करण में, चरों का पृथक्करण वाला था, ठीक है। जिसमें हमने 2 स्टेप को फॉलो किया था, जिसके माध्यम से आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो 2 स्टेप से, ठीक है। उसके बाद में हमने चरों के पृथक्करण में सम्मानित होने वाले समीकरणों के बारे में देखा था, ठीक है। वहाँ पर मैंने आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप बताई थी जो टी मानने वाली होती है, यानी प्रतिस्थापन जहाँ लगता है। थर्ड जो मेथड हमने देखा था वो था हमारे पास समघात वाला। समघात में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी होमोजीनियस इक्वेशन है, समघात इक्वेशन आप कैसे पता लगाओगे वो आपको पता होना चाहिए। देन आप क्या करोगे आगे वो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया था। उसके बाद में डी जो मैंने आपको बताया था वो था समघात में परिणित या सम्मानित होने वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उनका हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए वहाँ पर आपको क्या देखा जाता था कि आप जो स्मॉल एक्स होता है उसके एक्स प्लस एच मानते हो और जो स्मॉल वाई होता है उसके लिए कैपिटल के वाई प्लस के मानते हो और वहाँ से एच और के की वैल्यू फाइंड करते हो और इक्वेशन में रखते हो। देन सेम जैसे ही वो होमोजेनियस इक्वेशन बन जाती है, ठीक है, उसके बाद में सेम होमोजेनियस वाली जो कंडीशंस हैं वो अप्लाई करते हैं, जो स्टेप हैं वो फॉलो करते हैं। तो ये आपका अभी तक हमने क्या किया है, डिस्कशन किया है बिल्कुल इनका बेसिक, और उसके बाद में इनके एक एक हमने एग्जांपल देखे हैं, क्वेश्चन देखे हैं। आप यदि इन जो भी मैंने आपको स्टेप बताई हैं यदि वो आप फॉलो करते हो तो मेरे अकॉर्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा, आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। उसी ऑर्डर में हमारे पास जो नेक्स्ट बोले यहाँ पर हमारे पास ई नंबर पे आएगा, वो क्या आएगा वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं मेथड, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डी नंबर वाला हमारे पास लास्ट था, अभी ई नंबर वाला हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ई नंबर बोले तो 5 नंबर ये आता है और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। यदि ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई, एक शानदार तरीके से आपको समझ में आ गया ये, ठीक है, तो ये मेथड बहुत काम में आएगा। आगे भी आप जब और यूनिट अभी डिस्कस करेंगे हम तो उसमें ये बहुत यूज होगा। यदि आपको ये फॉर्मेट उनका याद है तो बहुत काम में आएगा। तो इनको आपको शानदार तरीके से समझना है, ठीक है, ध्यानपूर्वक। तो ये है हमारे पास रैखिक अवकल समीकरण यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इसके बारे में अभी समझने वाले हैं। उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम जब यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि कोई भी आपके पास अवकल समीकरण है, कोई भी आपके पास अवकल समीकरण है तो उसमें क्या होता है भाई, जनरली हम देखते हैं कि कोई भी अवकल समीकरण है उसमें जो आश्रित चर है, जो डिपेंडेंट चर है जिसे हम जनरली वाई लेकर चल रहे हैं, तथा उसके जो ये बोल सकते हैं जो अवकलज हैं, ठीक है, वो प्रथम घात में होने चाहिए। यानी मतलब क्या हुआ कि डी वाई अपॉन में डी एक्स, यानी जो अनडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स, यानी स्वतंत्र चर के
सापेक्ष जो आश्रित चर का हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं, ये क्या होना चाहिए, एक तो ऑर्डर तो फर्स्ट होना ही होना चाहिए इसका, साथ में डिग्री भी क्या हो जब फर्स्ट होती है, यही तो हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में जो प्रथम क्रम का ये आपका होता है रेखिक अवकल समीकरण, उस कंडीशन में यदि आपके पास ये फॉर्मेट आ रहा है डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस का पी वाई इज इक्वल टू क्यू, यदि आपके पास ये फॉर्मेट आपको कहीं भी देखने को मिल रहा है तो वो किस प्रकार की इक्वेशन, भाई ये इक्वेशन है, ठीक है, जिस प्रकार से मैंने आपको क्या बताया था कि भाई डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू एफ वाई अपॉन में एक्स, ये फॉर्मेट आपको जहाँ पर देखने को मिलता है उसका मतलब क्या है, वो होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है। अब होमोजीनियस इक्वेशन है तो उसके लिए मैंने बताया था कि आपके पास प्रत्येक पद में जो x और y की पावर है वो क्या होनी चाहिए, उनका योग सदैव समान होना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर यदि इसके डेफिनेशन की बात की जाए तो आपको यदि ये फॉर्मेट मिल रहा है तो वो क्या होगी, एक रेखिक अवकल समीकरण होगी। अब उसका सॉल्यूशन आप किस प्रकार से फाइंड करोगे वो अभी देखने वाले हैं, लेकिन पहले इस फॉर्मेट को आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप बात करते हो भाई डी वाई अपॉन डी एक्स में, ये मैंने बता दिया कि क्या हो रहा है, आपका जो x है उस x के सापेक्ष y का क्या हो रहा है, अवकलन हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर आपने दो चीज़ें एक्स्ट्रा लिख दी p एंड q, ये क्या चीज़ है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर यदि इस इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन आपके पास कोई भी आ सकती है, यदि इसकी बात करें तो y यहाँ पर क्या है, आश्रित चर है, यानी जिसका अवकलन होगा वो क्या है, आश्रित चर है, जिसके सापेक्ष होगा वो क्या है, स्वतंत्र चर है, यानी ये किसी पर डिपेंड नहीं है, डिपेंड कौन है, ये है, तो इसे आश्रित चर बोला जाता है। तो यहाँ पर जो P और Q है, ये जो P और Q है ये आपके पास यहाँ पर अक्ष के क्या है, यानी अक्ष बोलूँ तो यहाँ पर अक्ष भी हो सकता है, वाई भी, कुछ भी आ सकता है, तो मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ स्वतंत्र चर। आपको नीचे ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर अक्ष के सापेक्ष हो रहा है, जेड के सापेक्ष अवकलन हो रहा हो, तो यहाँ पर जो स्वतंत्र चर कौन बन जाएगा, जेड बन जाएगा। तो स्वतंत्र चर के क्या है, ये फलन है, क्या है, फलन है, या फिर फलन के रूप में कैसे अचर पद भी हो सकते हैं। तो पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो P और Q आएंगे वो हमेशा क्या होंगे, जो स्वतंत्र चर है उसके फलन होंगे। मतलब यहाँ पर x है तो जैसे मान ले P के स्थान पर आपके पास कोस x आ गया तो ये किसका फलन है, x का ही तो फलन है, ये स्वतंत्र चर का ही तो फलन है। या फिर जैसे आपके P के स्थान पर 2 आ गया तो ये कांस्टेंट है, तो अभी तो ये अपने आप हो जाएगा कि यहाँ पर जो भी इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल आ रहा है उसका अपने आप क्या हो जाएगा, ये फलन हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। तो अचर है, कोई कांस्टेंट है, या फिर अक्ष यानी स्वतंत्र चर है उसका क्या है, यहाँ पर कोई भी फंक्शन आए तो वो क्या होता है, P होता है, या फिर Q की वैल्यू भी सेम वो ऐसे ही आती है। यहाँ पर Q के स्थान पर भी जैसे आपके पास मान लीजिए एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो P और Q है वो क्या होंगे, स्वतंत्र चर के फलन या अचर होंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर आपने देखा कि y जो यदि y आपके पास है यहाँ पर स्वतंत्र चर, ठीक है, और x क्या बना दिया गया, आश्रित चर बना दिया गया, यानी मैंने इसको ऐसे लिख दिया dx अपॉन में dy प्लस p ऐसा कैसा रहा। अब यहाँ पर x के सापेक्ष हो रहा था तो y आया, यानी जो फलन वाला आया यहाँ पर इसके साथ में। अभी y के सापेक्ष हो रहा है तो फलन में क्या है वो आपको ध्यान देना, तो फलन में x है तो अब x आएगा यहाँ पर इज इक्वल टू क्यू होगा। ये भी इक्वेशन हो सकती है, क्या हो सकती है, ये भी इक्वेशन हो सकती है। तो इसमें इस बार जो p और q है वो किसके फलन है, तो आप बोलोगे y के फलन है। किसके फलन है, यहाँ पर y के फलन है, ठीक है। तो यहाँ पर y के फलन है तो आप बता सकते हो आसानी से, और p q क्या है, ठीक है। तो p और q है वो आपको यहाँ पर समझना ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं कि अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपके पास फर्स्ट स्टेप क्या आती है कि आपको पहले तो क्या करना पड़ेगा, आपको पहले तो क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो एक रेखिक अवकल समीकरण है या नहीं है। देन आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड स्टेप में आपके पास क्या आएगा,
सेकंड स्टेप में आपके पास होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ये मान सकते हो कि एक कोफिशिएंट फाइंड करना पड़ेगा। कोफिशिएंट किस प्रकार का होगा वो समझ लेना ध्यान से। जैसे आपके पास आया, इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर, ठीक है। ये आपके पास होता है ई की पावर में, किसकी पावर में, ई की पावर में इंटीग्रेशन करना होता है, इसकी पावर में होता है इंटीग्रेशन। और जो आपके पास पी आ रहा है, जो पी फंक्शन आ रहा है उसका जिसके सापेक्ष यहाँ पर जैसे एक्स स्वतंत्र चर है तो उसके सापेक्ष यानी एक्स के सापेक्ष क्या होगा उसका, आपको यहाँ पर समाकलन करना है और वो ई की पावर में आपको रखना है, ठीक है। तो ये जो आपके पास आया है ये क्या बोला मैंने, इसको बोला इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या है ये, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, यानी समाकलन गुणक बोल सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, जिसे संक्षिप्त में हम क्या लिखते हैं, आई एफ लिखते हैं, ठीक है। एब्रीविएशन इसका जो फॉर्म है वो क्या है, आई एफ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो इंटीग्रेशन फैक्टर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आपने निकाला है, ये मतलब आपके पास फिक्स रहता है, ठीक है। यहाँ पर आपको पी रखना होता है, ठीक है, उसका जो समाकलन करके एक की पावर में रख के और वो आपको ये फाइंड करना होता है, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल। यहाँ से आपको यदि पी का पता चल गया तो आप यहाँ पर वैल्यू रखोगे और उसका इंटीग्रेशन कर दोगे, एक की पावर में रख दोगे। तो फिर ये यूज क्यों आया यहाँ पर, क्या काम है इसका, वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आगे भी काम आने वाला है। क्योंकि अभी तक आपने इसका सॉल्यूशन फाइंड नहीं किया है इस लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है वो समझना ध्यान से। सॉल्यूशन के लिए देखना ध्यान से, जो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसका इस इक्वेशन में दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर क्या है, डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस का पी वाई इधर कर दिया ई की पावर पी डी एक्स, और इस तरफ कर दिया ई की पावर पी डी एक्स। क्लियर है। अभी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो पी वाई था, क्या था आपके पास, पी वाई था, और ये आपके पास यहाँ पर था। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसमें इंटीग्रेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है। इसमें इंटीग्रेशन हो रहा है, यहाँ पर अवकलन है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। इस इक्वेशन में क्या करेंगे, दोनों का समाकलन कर देंगे, या फिर इसको थोड़ा सोल्व भी करके लिख सकते हो। जैसे हमने इसको ऐसे लिखा, डी अपॉन में क्या था, डी एक्स, और यहाँ पर मैंने लिख दिया y इंटू ई की पावर पी डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर पी डी एक्स क्यू। ये मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, यानी आपको जो अवकलन करना है वो किसका करना है, इसका करना है, ठीक है। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पर देखो ये जो मेथड लगाया गया है ये कौन सा है, तो उसको मैंने यहाँ पर ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अब शॉर्ट फॉर्म में लिखने के बाद मैंने देखो यहाँ पर क्या किया, ये जो आपके पास y था ये तो क्या आ गया, कांस्टेंट बन गया। या फिर यहाँ पर ये लिख दो आप कि जैसे यहाँ से आपके पास जो dx है, ठीक है, उसको आप क्या करो, इस तरफ रख दो। तो यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, ये y ई की पावर p dx इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास इंटीग्रेशन हो जाएगा। या देखो यहाँ पर देखो, इस स्टेप में आपने ये स्टेप लिखी। अब यहाँ पर दोनों तरफ क्या करोगे, यहाँ पर लिख दो अब दोनों तरफ समाकलन करने पर। तो यहाँ पर समाकलन करोगे तो ये अवकलन समाकलन क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और इस तरफ क्या हो जाएंगे, समाकलन का चिन्ह लग जाएगा। तो यहाँ पर तो क्या बचा, ओनली ये, यानी y ई की पावर पी डी एक्स, और यहाँ पर क्या बचा है, ई की पावर पी डी एक्स इंटू क्यू। और किसके सापेक्ष किया आपने, डी एक्स के सापेक्ष, तो यहाँ पर डी एक्स लगा दोगे। क्लियर है। तो ये आप क्या कर सकते हो, आसानी से इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। तो आपके पास जो फाइनल सॉल्यूशन है वो ये आ गया, यानी ये फॉर्मेट रहेगा उसका। क्लियर है।
और तो इस फॉर्मेट में जब होगा तो आप क्या कर सकते हो, ये उसका हो जाएगा सॉल्यूशन, उसका आंसर फाइंड कर सकते हो आप आसानी से। तो इस पर बेस अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, उससे आपको और ये ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से, हम सिंपली एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके माध्यम से समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। डी वाई अपॉन में डी एक्स हमारे पास है प्लस का 2y इज इक्वल टू 4x। ये हमारे पास एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, इसके थ्रू हम समझते हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है और जो भी हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है उसमें हमें इसी प्रकार से फॉलो करना है उनको, ठीक है, इस स्टेप को। तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो इक्वेशन गिवन है वो पहले आपको चेक करना है लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। जैसे आपने चेक किया, यदि वो उस फॉर्मेट में नहीं है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि इस फॉर्मेट में आपके पास आनी चाहिए, ठीक है। यदि इस फॉर्मेट में नहीं है, थोड़ी बहुत परिवर्तित है, तो आपको उसको अरेंज करना है, उसको व्यवस्थित करना पड़ेगा, उसको ये करना पड़ेगा कि वो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए ताकि आपको करने में आसानी हो, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में जैसे ही वो कन्वर्ट होती है या फिर आपको सीधी सीधी वो गिवन है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, सीधा सीधा गिवन है तो आपको पहले ये देखना है। फर्स्ट स्टेप में आपने जैसे ही देखा कि वो लीनियर इक्वेशन है, उसके बाद में आपको देखना है कि वहाँ पर P क्या है और Q क्या है। ये दो चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। P क्या है और Q क्या चीज़ है। तो आपने जैसे P देखा तो P के स्थान पर जैसे यहाँ पर X है तो ये y आना है यहाँ पर, तो क्लियर है। तो इसके y के साथ में जो भी फंक्शन आ रहा है वो क्या है, p है। तो यहाँ पर कांस्टेंट आ रहा है 2, तो वो p है। और जैसे आपने क्यों देखा तो क्यों के स्थान पर यहाँ पर आपके पास x के टर्म आने चाहिए, क्योंकि x के सापेक्ष हो रहा है। तो ये 4x है, तो कांस्टेंट भी तो साथ ही आ जाएगा, तो 4x आपके पास साथ आ गया। यानी P और Q की वैल्यू आपको जैसे ही पता चली, आप सेकंड स्टेप में वहाँ पर क्या करोगे, तो सेकंड स्टेप में आप वहाँ करोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो फाइंड करोगे आप, ठीक है। और वो फाइंड करने के लिए आपके पास सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, वो होता है e की पावर p dx, क्लियर है। अब जैसे आप यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो e की पावर p के स्थान पर क्या आपके पास 2, तो 2 dx रखोगे, उसके बाद में उसका इंटीग्रेशन करना है। तो 2 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर dx का होगा तो x आ जाएगा। तो ये इसका क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e की पावर 2x। उसका आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, यानी आपके पास जो इक्वेशन आ रही है उसमें, यानी हमारे पास जो फाइनल फॉर्मेट आया वो आपको याद रखना, उसमें आप वैल्यू रखो और आपके आंसर वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो हमारे पास फॉर्मेट ये था फाइनल, तो यहाँ पर y, तो y हमारे पास यहाँ पर क्या है वो आपको देखना है, ठीक है। तो y आपने जैसे यहाँ पर देखा तो आपके पास क्या है, y के स्थान पर क्या है, ओनली y है, तो y रख दो, ठीक है। e की पावर p dx, e की पावर p dx आपके पास क्या है, e की पावर 2x हो गया, ठीक है। तो इस तरफ लेफ्ट वाला जो पार्ट था वो हमने यहाँ पर सोल्व कर लिया, इसमें अभी कुछ नहीं करना आपको, ये ऐसा कैसा रहेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर समाकलन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक स्टेप ज़्यादा है यहाँ पर, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधी सीधी वैल्यू रखनी थी। यहाँ पर इसकी तो वैल्यू आपके पास है, लेकिन बाहर इंटीग्रेशन वाला जो साइन लगा हुआ है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्यों आपके पास क्या है, देखो क्यों यहाँ पर काम में आएगा, बाकी पी तो देखो यहाँ पर भी काम में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों आपके पास कितना है, 4x है इंटू डी एक्स है। अभी इसका आप क्या कर सकते हो, आसानी से समाकलन कर सकते हो। तो आपके पास 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, e की पावर 2x इंटू डी एक्स। ये क्या होगा, खंडे से लग जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकंड, या तो आईलेट वाला फॉर्मेट अपना लो आप, ठीक है। तो आईलेट वाले में क्या होगा, इनवर्स वाला, फिर लॉगरिथम अरिथमेटिक। तो यहाँ पर आप फर्स्ट किसको मानोगे, फर्स्ट, या तो आप ये आईलेट वाला फॉर्मेट याद रख लो, या फिर सीधा सीधा ये याद रखो ना, आईलेट वाले की ट्रिक की जरूरत ही नहीं है आपको, कि जिसका समाकलन है, खंडस्य का बस एक ही मेथड है, जिसका समाकलन इजी हो जाए, जिसका समाकलन है वो आसानी से हो जाए, उसको आप क्या मानो, सेकंड मानो, बस बात क्लियर। तो समाकलन इजी किसका हो रहा है,
भाई इसका करोगे तो पावर बढ़ जाएगी, एक्स स्क्वायर बटा 2 आएगा। इसका करोगे तो सिंपल है कि पावर 2x आएगा, इंटू में क्या आ जाएगा, यानी अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बस सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4 बाहर है। ठीक है, इंटीग्रेशन करो तो यहाँ पर आपके पास e⁻²x, इसको हमने क्या माना है, सेकंड माना है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, फर्स्ट ऐसा का ऐसा, ये आपके पास सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट ऐसा का ऐसा, सेकंड का क्या करना है, सेकंड का समाकलन मेथड लगाएंगे यहाँ पर, फर्स्ट इंटू सेकेंड, 2e⁻²x वाला अपॉन में कर दो। ठीक है, इंटू तो उसमें होता है अवकलन में, फिर माइनस आता है। ठीक है, यहाँ पर अवकलन किसका करना होता है, फर्स्ट का अवकलन किया तो 1 हो गया। ठीक है, इसका समाकलन करना होता है तो 2e⁻²x अपॉन में 2 इंटू dx। अभी इसका दोबारा करना पड़ेगा तो ये 2 दोबारा आएगा तो 1/4 बन जाएगा, e⁻²x हो जाएगा। और इस तरफ आपके पास पूरे के बाहर क्या है, 4 है, यहाँ पर क्या होगा, x e⁻²x/2। 4 को आप जैसे अंदर मल्टीप्लाई करोगे सी यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये आपके पास 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ, और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x e⁻²x इंटू में 2, माइनस का यहाँ से 4 कैंसिल हो गया तो e⁻²x। यहाँ से आप क्या करोगे, e⁻²x वो क्या ले लोगे, कॉमन लोगे तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, 2x माइनस का 1 प्लस में c। तो ये आपके पास यहाँ पर, और इसके बराबर में क्या है, इस तरह भी तो पार्ट है ना, y e⁻²x। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, आसानी से इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। क्लियर है। यदि आपको जो भी मेथड आपके पास है उसका फॉर्मेट पता है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, उसके आंसर फाइंड कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। अब सॉल्यूशन में क्या दिक्कत होती है, सॉल्यूशन में ये होता है कि जैसे हमने ये आपके आंसर निकाले, ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसको आगे भी सॉल्व किया जा सकता है थोड़ा, या फिर यहीं पर भी छोड़ा जा सकता है, तो वो कोई मायने नहीं रखता है। बट आप यहाँ तक पूरा यदि आपने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है, यहाँ तक भी छोड़ दिया, तो आपके नंबर क्या आएंगे, पूरे आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे नहीं कि आपने एक स्टेप भी नहीं लिखी तो वो कैंसिल हो जाएंगे, आपके वो जो मार्क्स हैं वो काट लिए जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आपके पास चाहे इजी क्वेश्चन आए चाहे हार्ड क्वेश्चन आए, आप क्या कर सकते हो, उसको आसानी से कर सकते हो। बस आपको पी और क्यू पहले पहचानना है फर्स्ट स्टेप में, उसके बाद में आपको आई एफ फाइंड करना है, और उसके बाद में क्या करना, आई एफ को रख के इस तरफ वाई, और यहाँ पर आपको समाकलन दोबारा उसका करना है, और फिर आपके पास आंसर आ जाएंगे। बिल्कुल इजी मेथड है। लीनियर जो इक्वेशन है वो आपको बस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, उसके बाद में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसी के साथ हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे कि जो रेड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन है, जिसे हम बर्नौली समीकरण भी कहते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसका रिवीजन कीजिए, और साथ में जो बुक के क्वेश्चन है सेकेंड ईयर वाले वो आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग।